स्पेशल एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी भाषा विकास के अंतर्गत कांग्रेस के नेताओं का योगदान, हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं और हिंदी आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिस किसी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन हब सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो सभी सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दें, ताकि आपके और भी मित्रों के पास, आपके साथियों के पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथियों, कल की क्लास में हमने अंग्रेजों का योगदान और धर्म समाज सुधारकों का योगदान, ये दोनों चीज़ें विस्तार पूर्वक पढ़ी थी। अंग्रेजों का योगदान में हमने राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है, ये जाना। सीटी मैटफॉकाफ ने क्या विचार रखे, सीटी टी मैट काफ, इनके क्या विचार थे। टॉमस रोबस के क्या विचार थे, ये सारी चीज़ें पढ़ी। विलियम कैरी के क्या विचार थे। और आज की क्लास में हम लोग कांग्रेस के नेताओं का योगदान, किसके दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं का योगदान क्या रहा, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। क्या हुई? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई दोस्तों? कांग्रेस की। जैसे जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन और जोर पकड़ता गया, वैसे वैसे राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय झंडा एवं राष्ट्रभाषा के प्रति आग्रह बढ़ता गया। क्या होता गया? ये था नहीं है, इसको काट दो। ये क्या लिखा है यहाँ पे? ता शब्द जुड़ा है। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय झंडा एवं राष्ट्रभाषा के प्रति क्या हुआ? आग्रह बढ़ता गया। कब? हमें एक चीज़ देखने को यही मिली, सबसे पहली लाइन की कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। जैसे जैसे कांग्रेस का राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, वैसे वैसे हमारी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रभाषा के प्रति आग्रह बढ़ा। 1917 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही राष्ट्र की भाषा हो सकती है, तो भारतवासियों से आग्रह किया कि हिंदी सीखें। किसने आग्रह किया? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। क्या आग्रह किया? कि मैं भी अगर उन लोगों में से हूँ कि चाहता हूँ या उनके विचार हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो मैं लोगों से यही आग्रह करूँगा, भारतवासियों से यही आग्रह करूँगा कि आप भी हिंदी सीखें। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी सीखने के लिए भारतवासियों से आग्रह किया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, तो आप क्या कहेंगे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
और दोस्तों महात्मा गांधी ने राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक मानते हैं। क्या करते हैं वो? महात्मा गांधी राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को नितांत आवश्यक मानते हैं। उनका कहना था राष्ट्रभाषा के बिना, किसके बिना? राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र कैसा है? गूंगा है। राष्ट्र कैसा है? गूंगा है। गांधी जी हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न मानते थे। किसका? स्वराज का प्रश्न मानते थे। हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। यह किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था कि हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखकर भाषा समस्या पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने क्या किया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सामने रखा और उस पर भाषा समस्या पर गंभीरता से विचार किया, मतलब गहरा विचार किया। 1917 ईस्वी में भड़ोच में आयोजित गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में, किसके? कहाँ पे हुआ था यह अधिवेशन? भड़ोच में। भड़ोच कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ? 1917 ईस्वी में भड़ोच में आयोजित गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा कि राष्ट्रभाषा के लिए 5 लक्षण या शर्तें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 5 शर्तें होनी चाहिए। वो 5 शर्तों को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि गुजरात शिक्षा परिषद का अधिवेशन। गुजरात शिक्षा परिषद अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 1917 में। 1917। कहाँ पे? भड़ोच। भड़ोच कहाँ पे? गुजरात में। कौन सा अधिवेशन? गुजरात शिक्षा परिषद अधिवेशन। कब हुआ? 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? भड़ोच में। कौन सा अधिवेशन हुआ? गुजरात शिक्षा परिषद अधिवेशन। कौन सा? गुजरात शिक्षा परिषद अधिवेशन हुआ। तो महात्मा गांधी जी ने 5 शर्तें बताई। कौन कौन सी 5 शर्तें बताई? पहली शर्त उन्होंने रखी या बताई कि अलमदारों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। अलमदार कौन होते थे? अलमदारों, किसके लिए? अलमदारों के लिए। अलमदार कौन होते थे? राजकीय अधिकारी। कौन होते थे? राजकीय अधिकारी। अलमदार किसे कहा जाता था? राजकीय अधिकारियों को। अर्थात राजकीय अधिकारियों के लिए भाषा सरल होनी चाहिए। दूसरी उनकी शर्त यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हो। क्या करते हो? उस भाषा को बोलते हो। कौन सी भाषा? जो राष्ट्रभाषा होगी उसे बहुत सारे लोग बोलते होंगे। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपनी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकता है। क्या हो सकता है? भारत का धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवहार हो सकता है। किस भाषा? राष्ट्रभाषा के प्रति। राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। वह भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, मतलब सब लोगों को आनी चाहिए। या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस भाषा को समझते हों, बोलते हों, जानते हों, तभी हम उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे पाएंगे। उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। छोटी सी छोटी चीज़ों पर क्या है, कोई अगर छोटी से छोटी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो क्या करना है? जोर नहीं देना है।
उस भाषा से मतलब यहाँ है राष्ट्रभाषा से। किससे? राष्ट्रभाषा, क्योंकि ये राष्ट्रभाषा की बात चल रही है ना। जहाँ जहाँ पे उस शब्द का प्रयोग हो रहा है वो किसके लिए हो रहा? राष्ट्रभाषा के लिए। गांधी जी ने कौन कौन सी शर्तें रखी? सबसे पहली शर्त रखी, गांधी जी के ने कहा था कि उस राष्ट्रभाषा के लिए 5 लक्षण या शर्तें होनी चाहिए। पहली, अलमदारों राजकीय अधिकारियों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। नंबर 2, यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। तीसरा है, उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का अपनी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकता है। राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। अब हम बात करते हैं वर्ष 1918 ईस्वी में। कब? वर्ष 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन, कहाँ पे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया। किस भाषा का समर्थन किया? राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया। मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होना भी चाहिए। उनका क्या मत था? कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होना भी चाहिए। इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रतिवर्ष 6 दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने को प्रयाग भेजे जाएंगे। कहाँ भेजे जाएंगे? प्रयाग। कितने? 6 दक्षिण भारतीय युवक। कितने? कहाँ के निवासी? दक्षिण भारत के प्रदेशों के निवासियों को कहाँ भेजा उन्होंने? प्रयाग भेजा। और उत्तर भारतीय युवक को दक्षिणी भाषाएं सीखने तथा हिंदी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत में भेजा जाए। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। कितने लोगों को? यहाँ पे लोगों का संख्या नहीं दिखाया उन्होंने या नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर बताई कि 6 दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने के लिए कहाँ आएंगे? प्रयाग भेजे जाएंगे। और उत्तर भारतीय युवक को दक्षिणी भाषाएं सीखने तथा हिंदी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत में भेजा जाए। इंदौर सम्मेलन के बाद उन्होंने हिंदी के कार्य को राष्ट्रीय व्रत बना दिया। हिंदी में गांधी जी दक्षिण में प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी, किसको? देवदास गांधी को दक्षिण में मद्रास भेजा। कहाँ पे भेजा था उन्होंने? अपने सबसे छोटे पुत्र को मद्रास भेजा। कहाँ पे? मद्रास। गांधी जी की प्रेरणा से मद्रास 1927 ईस्वी, कब दोस्तों? 1927 ईस्वी एवं वर्धा 1936 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार भाषण स्थापित की गई। क्या की गई? राष्ट्रभाषा प्रचार भाषण स्थापित की गई। वर्ष 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन में गांधी जी की प्रेरणा से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस की महासमिति का और कार्यकारिणी समिति का कामकाज आमतौर पर हिंदी में चलाया जाएगा। क्या हुआ कि उनका जो भी कामकाज होगा वो किस भाषा में चलाया जाएगा? हिंदी में चलाया जाएगा। इस प्रस्ताव से हिंदी आंदोलन को बड़ा बल मिला। किस आंदोलन को बहुत बड़ा बल मिला? इससे हिंदी आंदोलन को। तो 1925 ईस्वी में क्या हुआ? कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ। कौन सा? कांग्रेस अधिवेशन। कहाँ पे? कानपुर में। वर्ष 1927 ईस्वी में गांधी जी ने लिखा, क्या लिखा? कि वास्तव में यह अंग्रेजी में बोलने वाले नेता हैं जो आम जनता में हमारा काम जल्दी आगे
बढ़ने नहीं देते। वे हिंदी सीखने से इनकार करते हैं। ये मैं नहीं लिखा, क्या लिखा? वे हिंदी सीखने से इनकार करते हैं, जबकि हिंदी द्रविड़ प्रदेश में भी 3 महीने के अंदर सीखी जाती है। गांधी जी का क्या विचार था कि हिंदी द्रविड़ प्रदेशों में भी कितने 3 महीने के अंदर अंदर ही सीखी जाती है। ये गांधी जी ने कब बोला? 1927 ईस्वी में। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह अंग्रेजी में बोलने वाले नेता है जो आम जनता में हमारा काम जल्दी आगे नहीं बढ़ने देते। वर्ष 1927 ईस्वी में श्री राजगोपालाचारी श्री राजगोपालाचारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सलाह दी। कब दी? ऐसे क्वेश्चन आएगा कि राजगोपालाचारी ने किस सन में हिंदी सीखने की सलाह दक्षिण निवासियों को दी? कब दी? 1927 में। उन्होंने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। क्या होगी? उनके कहने का मतलब था कि जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी क्या होगी? हिंदी ही होगी। ये किसके विचार थे? राजगोपालाचारी जी के। अब हम बात करते हैं वर्ष 1928 की। तो दोस्तों वर्ष 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट में भाषा संबंधी सिफारिश में कहा गया था, क्या कहा गया था? कि देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी भारत की राजभाषा होगी। क्या होगी? देवनागरी अथवा फारसी में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी, कौन सी भाषा? हिंदुस्तानी भारत की क्या होगी? राजभाषा होगी। परंतु कुछ समय के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, सिवाय देवनागरी या फारसी की जगह देवनागरी तथा हिंदुस्तानी की जगह हिंदी रख देने के अंततः स्वतंत्र भारत के संविधान में इसी मत को अपना लिया गया। और बाद में क्या हुआ कि जो नेहरू रिपोर्ट जो आई 1928 ईस्वी में, उसमें ही देवनागरी तथा हिंदुस्तानी की जगह हिंदी को स्वतंत्र भारत के संविधान में अपना लिया गया। अब हम बात करते हैं कि 1929 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने के लिए जो भी, जैसे मध्य प्रदेश है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे क्या है? हिंदी बोलने वाले लोग हैं। अब वर्तमान में महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? महाराष्ट्री लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं? मराठी बोलते हैं। आप इधर पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो बंगाली बोलते हैं, उड़ीसा में जाएंगे तो उड़िया बोलते हैं। तो जो ये प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। गांधी जी ने फिर लिखा 1931 ईस्वी में गांधी जी ने लिखा कि यदि स्वराज अंग्रेजी पढ़े भारतवासियों का है, स्वराज अंग्रेजी पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है, तो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होनी चाहिए। उनका कहना था कि जो स्वराज है अंग्रेजी पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए ही है और किसी लोगों के लिए नहीं है, तो संपर्क भाषा कैसी होनी चाहिए? केवल और केवल इंग्लिश ही होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। यदि वह और स्वराज अगर भारतवासियों में कौन से लोगों का है? करोड़ों भूखे लोगों का, करोड़ों निरक्षर लोगों का। किसका? ये निरक्षर लिखा है, ये निरक्षर है। क्या है? निरक्षर। निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों,
सताए हुए अछूतों के लिए है, तो संपर्क भाषा केवल हिंदी हो सकती है। क्या हो सकती है? संपर्क भाषा केवल हिंदी हो सकती है। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। कब कहा? 1931 में कहा। कब कहा? 1931 में कहा। 1931 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर स्वराज अंग्रेजी पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है, तो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होनी चाहिए। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अछूतों के लिए है, तो संपर्क भाषा केवल और केवल क्या होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए। किसका विचार था? महात्मा गांधी जी का विचार था। ये बात उन्होंने कब कही? 1931 ईस्वी में कही। अब हम बात करते हैं कि 1936 ईस्वी में फिर से महात्मा गांधी जी ने के क्या विचार थे हिंदी के लिए। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ना है, तो चाहे कोई माने या ना माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान स्थान हिंदी को प्राप्त है, वह, ये मिसप्रिंट है, और ये भी बाय नहीं है, ये क्या है? वह है। क्या है? वह किसी और भाषा को नहीं मिल सकता। 1936 ईस्वी में गांधी जी के विचार थे कि अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ना है, क्या करना है हिंदुस्तान को? अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ना है, तो चाहे कोई माने या ना माने, कोई भी माने या ना माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है। कौन सी बन सकती है? केवल हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है, वह किसी और भाषा को नहीं मिल सकता। 1937 ईस्वी में देश के कुछ राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ। क्या हुआ दोस्तों? कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ। इन राज्यों में हिंदी की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया। क्या लिया गया? संकल्प लिया गया। 1937 ईस्वी में भारत के कुछ राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ कि इन राज्यों में हिंदी की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए संकल्प लिया गया। जैसे जैसे, अब हम बात करते हैं आगे की, जैसे जैसे स्वतंत्रता संग्राम तीव्रता से आगे बढ़ता गया या तीव्र होता गया, वैसे वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन जोर पकड़ता गया। क्या हुआ दोस्तों? वैसे वैसे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आंदोलन भी जोर पकड़ता गया। बीच में सदी के चौथे दशक, कब दोस्तों? सदी, ये लिखा है आपका सदी। सदी के चौथे दशक तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आम सहमति प्राप्त कर चुकी थी। कब कर चुकी थी? अगर ये बात आती है, ये क्वेश्चन आता है आपके किसी भी एग्जाम में, क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आम सहमति किस दशक में प्राप्त कर चुकी थी? तो चौथे दशक में। कब? चौथे दशक में। वर्ष 1942 में, वर्ष 1942 से 1945 का समय ऐसा था जब देश में स्वतंत्रता की लहर सबसे अधिक तीव्र थी। क्या थी दोस्तों? स्वतंत्रता की लहर सबसे तीव्र थी। कब से कब तक थी? 1942 से 1945 तक। क्या था? स्वतंत्रता की लहर सबसे अधिक तीव्र थी। तब राष्ट्रभाषा से ओतप्रोत जितनी रचनाएं हिंदी में लिखी गई, उतनी शायद किसी और भाषा में इतने व्यापक रूप में कभी नहीं लिखी गई होंगी। राष्ट्रभाषा के प्रचार के साथ राष्ट्रीयता के प्रबल हो जाने पर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, और अंततः क्या हुआ? जब हिंदी का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ और इसको ही भारतीयों ने अपनाया, तो इसका परिणाम ये देखने को मिला कि अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा आंदोलन या हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक संस्थाएं।
क्या दोस्तों, या हम इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने जो अभी पढ़ा कि कांग्रेस नेताओं का कैसे योगदान रहा, तो 1865 ईस्वी में क्या हुआ, 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना हुई। और 1917 में, कब, 1917 में बाल गंगाधर तिलक, कौन दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जी ने एक विचार दिया था। उन्होंने कहा था, यद्यपि मैं उन लोगों से हूं जो चाहते हैं कि उनका विचार है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, तो तिलक जी ने भारतवासियों से आग्रह किया था कि हिंदी सीखें। क्या किया था, हिंदी सीखें। सभी लोगों से उन्होंने क्या आग्रह किया कि सभी लोग हिंदी सीखें। ये किसका विचार था, बाल गंगाधर तिलक जी का। अब हम बात करते हैं कि 1925 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कहां पे, कानपुर अधिवेशन। कौन सा दोस्तों, कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन कब हुआ, 1925 में। 1925 में। और 1918 में क्या हुआ था, 1918 में हुआ था आपका इंदौर अधिवेशन। कहाँ का, इंदौर का अधिवेशन। 1918 में इंदौर अधिवेशन। तो दोस्तों हम कहाँ पहुंचे थे अभी, हम पहुंचे थे राष्ट्रभाषा आंदोलन हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं। राष्ट्रभाषा आंदोलन या हिंदी आंदोलन एक ही चीज है। क्या है, एक ही चीज है। क्या चीज है, एक ही चीज है। राष्ट्रभाषा आंदोलन और हिंदी आंदोलन। कौन कौन से सामाजिक संस्थाएं थी इसमें, ब्रह्म समाज। कौन सी दोस्तों, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, सनातन धर्म। और इसको बाद में सनातन धर्म सब बाद में इसको क्या कर दिया गया, नाम परिवर्तन कर दिया गया। कब, 1902 में इसका नाम परिवर्तन हुआ और इसका नाम रखा भारत धर्म महामंडल। क्या नाम रखा, भारत धर्म महामंडल। और एक और संस्था है रामकृष्ण मिशन। क्या, रामकृष्ण मिशन। अब हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में कहाँ पे हुई, कलकत्ता में हुई। और इसके संस्थापक कौन थे, राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय, मुख्यालय कलकत्ता, स्थापना 1828 ईस्वी। और प्रार्थना समाज स्थापना हुई 1867 ईस्वी में। संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग, इसका मुख्यालय बंबई में स्थित है। आर्य समाज 1875 ईस्वी, संस्थापक दयानंद सरस्वती, मुख्यालय बंबई। थियोसोफिकल सोसाइटी 1882 में स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे कर्नल एच.एस. आलकट और मैडम ब्लावात्स्की। और इसका मुख्यालय है अडयार मद्रास में। कहाँ पे, अडयार मद्रास में। सनातन धर्म सब या भारत धर्म महामंडल की स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में। पंडित दीनदयाल इसके संस्थापक थे।
और वाराणसी में इसका मुख्यालय है। सनातन धर्म सब का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है भारत धर्म महामंडल। क्या? भारत धर्म महामंडल। ये नाम कब पड़ा? 1902 में। रामकृष्ण मिशन पे आते हैं हम। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1897 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी और इसके मुख्यालय है बेलूर में। कहाँ पे दोस्तों? बेलूर में। तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रभाषा आंदोलन या हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं। तो कौन कौन सी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, सनातन धर्म सब या भारत धर्म महामंडल और रामकृष्ण मिशन। इनके संस्थापक कौन कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, थियोसोफिकल सोसाइटी के कर्नल एच.एस. आलकाट एवं मैडम ब्लावत्स्की, सनातन धर्म सब या भारत धर्म महामंडल के पंडित दीनदयाल शर्मा, रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। अब हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 ईस्वी में, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 ईस्वी में, आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 ईस्वी में, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई 1882 ईस्वी में, सनातन धर्म सब की स्थापना हुई 1895 ईस्वी में और इसका बाद में नाम बदल के भारत धर्म महामंडल 1902 में किया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1897 में। अब हम बात करते हैं कि इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पे। तो ब्रह्म समाज का मुख्यालय कलकत्ता, प्रार्थना समाज का मुख्यालय बम्बई, आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास में। मद्रास में कहाँ पे? अडियार में। और सनातन धर्म सब का मुख्यालय वाराणसी में, रामकृष्ण मिशन का बेलूर में। वाराणसी मतलब बनारस, काशी। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रभाषा आंदोलन या हिंदी आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। तो दोस्तों हम चलते हैं साहित्यिक संस्थाओं पे। किससे संबंधित? हिंदी आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्थाएं। सबसे पहली संस्था है नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा, इसका मुख्यालय है काशी बनारस में। कहाँ पे दोस्तों? काशी बनारस में। काशी बनारस में कौन सी? नागरी प्रचारिणी सभा। इसकी स्थापना 1893 में हुई। उसका मुख्यालय बनारस में है। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में स्थापना हुई। मुख्यालय प्रयाग में है। प्रयाग मतलब इलाहाबाद। गुजरात विद्यापीठ 1920 में स्थापना हुई। मुख्यालय अहमदाबाद में है। बिहार विद्यापीठ 1921 में स्थापना हुई। मुख्यालय पटना में है। हिंदुस्तानी अकादमी मुख्यालय इलाहाबाद और स्थापना 1927 ईस्वी में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और पहले इसका नाम था हिंदी साहित्य सम्मेलन। पूर्व नाम क्या था? हिंदी साहित्य सम्मेलन। और वर्तमान में क्या नाम है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। इसकी स्थापना 1927 में हुई और इसका मुख्यालय मद्रास में है। हिंदी विद्यापीठ 1929 में स्थापना हुई। मुख्यालय देवघर में है। देवघर वर्तमान में झारखंड में है। ये बिहार का हिस्सा था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 ईस्वी में और इसकी मुख्यालय है वर्धा में। किसका मुख्यालय है? राष्ट्रभाषा समिति का मुख्यालय वर्धा में है। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा का मुख्यालय पुणे में है। स्थापना 1937 में हुई। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा 1937 में स्थापना हुई। पुणे में मुख्यालय है। बम्बई हिंदी विद्यापीठ 1938 में स्थापना हुई। मुख्यालय बम्बई में है। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इसकी भी स्थापना 1938 ईस्वी में हुई और गुवाहाटी में इसका क्या है? मुख्यालय है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, ये 1951 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय पटना में है। अखिल भारतीय हिंदी संस्थान संघ, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ 1964 में स्थापना हुई। नई दिल्ली में मुख्यालय है। नागरी लिपि परिषद 1975 में स्थापना हुई और नई दिल्ली में मुख्यालय है। तो दोस्तों ये क्या है?
ये है राष्ट्रभाषा या हिंदी आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, हिंदुस्तानी अकेडमी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, पूर्व नाम है हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी विद्यापीठ, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, बम्बई हिंदी विद्यापीठ, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, नागरी लिपि परिषद। और इनके हमने मुख्यालय भी जाने और कब किसकी स्थापना हुई ये भी हमने जाना। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और कल की क्लास में हम राष्ट्रभाषा आंदोलन या हिंदी आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, जैसे राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, नवीन चंद्र राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये क्या इनका क्या किसमें योगदान था? हिंदी आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। बंगाल में, किस क्षेत्र में? भारत के बंगाल में। और फिर महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में, दक्षिण भारत में क्या क्या योगदान रहा। और इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के भाषा संबंधी विचार क्या थे। दोस्तों किस पे? महात्मा गांधी के भाषा संबंधी क्या विचार थे। दोस्तों जिस किसी ने भी अभी तक हमारा YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन हब सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो सभी सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि आपके सहपाठियों तक पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।